बुलबुल का घर में आना आमतौर पर शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह खुशी, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। बुलबुल की कहानी यह एक ऐसी कहानी है जो आपको भावनाओं, सपनों और जीवन के अनकहे पलों को रूबरू कराती है। यह कहानी सीधे आपके दिल तक पहुंचती है। कहानी ये है, मैंने मकान का चुनाव ऐसे इलाके में किया जहां से शहर जाने की सुविधा हो। इस जगह से बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन दोनों नजदीक थे। रात बिरात रिक्शे वाले मिल जाते थे। मकान को लेकर मेरे मन में कई कल्पनाएं थे, जैसे कि उसमें एक आंगन हो, एक लॉन हो, लेकिन जो मकान मैंने बनाया उसमें इतनी जगह नहीं थी। मैं चाहती थी कि खूब भरा पूरा आंगन हो, उसमें परिंदे चहचहाएं, बच्चे खेल सके। मेरी यह इच्छा आंशिक रूप से ही पूरी हो पाई। तमाम औपचारिकताओं के बाद मेरा मकान बनकर तैयार हो गया, लेकिन अभी इसे घर बनाना होगा। हमने मकान की पुताई करवा ली और खिड़की दरवाजों में पेंट करवा दिया। रंगाई पुताई के बाद मकान खिल उठा। घर बनने के बाद खाली जगह में एक छोटा सा किचन गार्डन निकल आया। मकान की खिड़कियों और दरवाजों पर पर्दे टक चुके थे। पति और बच्चों ने मिलकर ड्राइंग रूम को सलीके से सजा दिया था। ड्राइंग रूम मकान की ऐसी जगह है जहां से हम मकान की शख्सियत का पता लगा सकते हैं। इससे हमारी कल्पनाओं का पता चलता है। आंगन और किचन गार्डन की खाली जगहों पर हमने पेड़ पौधे लगा दिए थे। 20-25 गमले भी रख दिए थे। हमारा घर बस 2-4 महीने में हरा भरा हो जाएगा। रसोई में बर्तनों की खनक होने लगी थी। टीवी की आवाज घर के बाहर जा रही थी। जिस मकान में कुछ दिन पहले वीरानगी थी, उसमें कोलाहल शुरू हो गया था। मेरे बच्चों को क्रिसमस ट्री बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने उसे गमले में लगा दिया। एक दिन मैंने उनसे पूछा, उन्हें क्रिसमस ट्री क्यों पसंद है। बच्चों ने बड़े दिन और सांता क्लॉज की कहानी मुझे सुना दी। पहले किराए के मकान में यह सहूलियत नहीं थी, तो बच्चे नकली क्रिसमस ट्री ले आते थे, उसे बिजली की झालर से सजा देते थे, उसके आसपास मोमबत्तियां जला देते थे। मुझे भी ईसा मसीह बहुत पसंद है, खासकर उनकी तस्वीर देखकर उनका प्रसिद्ध वाक्य याद आता है, परमेश्वर इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। गर्मी का मौसम था, बारिश शुरू हो गई थी। जमीन में सोए हुए बीज जाग चुके थे। खाली जगहों पर वनस्पतियां उग आई थी। पेड़ पौधे तेजी से बढ़ रहे थे। चारों ओर हरापन था। बारिश की फुहारों से मन भीग रहा था। मुझे अपने बचपन की बारिश की याद आ रही थी। अब ऐसी बारिश देखने को कहाँ मिलती है। उन दिनों 15 दिनों तक आसमान नहीं खुलता था। लोग अपने घरों में कैद रहते थे, रस्सी बटते थे, स्वेटर बुनते थे, बातें करते थे। मेरे बच्चों का लगाया हुआ क्रिसमस ट्री अब बड़ा हो गया था, उनमें शाखाएं फूट चुकी थी। एक दिन मेरे बच्चों ने बताया कि क्रिसमस ट्री में अंदर से कुछ हिल रहा है। मम्मी देखो, कोई सांप तो नहीं है। डर कर बच्चे बोले। मैंने देखा कि पेड़ के भीतर एक घोंसला बना हुआ है, उसमें अंडे चमक रहे हैं। मेरी इस सूचना से घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। ये किस चिड़िया के अंडे हो सकते हैं, इसका पता लगाना जरूरी है। हम लोग छिपकर बैठ गए और चिड़िया के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद बुलबुल का जोड़ा वहां मंडराने लगा। मेरे बच्चों ने शायद पहली बार बुलबुल को देखा था। उनके सिर पर कलंगी थी, वे खूब फुदक रहे थे। उनके बोलने की आवाज मधुर थी। दिन में कई बार मेरे बच्चे इस पेड़ के आसपास घूमते रहते थे। मैंने उन्हें समझाया कि वह घोंसले के पास ज्यादा न जाएं, अन्यथा बुलबुल घोंसला छोड़कर उड़ जाएगी। परिंदे एकांत चाहते हैं, उन्हें हमसे डर लगता है। मेरे बच्चों ने यह सूचना अपने दोस्तों तक पहुंचा दी। फेसबुक पर उनके होने की घोषणा पहुंच गई। जिनके पास नेट की सुविधा नहीं थी, उन्हें मोबाइल से बताया गया। बच्चों के पास बुलबुल की देखभाल और उनकी चर्चा के अलावा कोई काम ही नहीं रह गया था। वह मुझसे चिड़ियों के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे करते थे, जैसे मैं कोई पक्षी विज्ञानी हूँ। जब से बुलबुल घर में आई थी, मेरे बच्चों का पढ़ना लिखना कम हो गया था। लाख डांटूं, उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। कहते, मम्मा हम बुलबुल के बच्चे को पालेंगे। मैं कहती, बच्चे चाहे चिड़िया के हों या आदमी के, माँ बाप के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन बच्चे जिद करते। लोग क्यों तोते को पालते हैं, जीव जंतु घर में क्यों रखते हैं। सुबह सुबह ही मेरे बच्चे यह समाचार लेकर आए कि अंडे के अंदर से बच्चे बाहर आ चुके हैं। वे चहचहा रहे हैं, उनकी चोंच पीली है। मेरे बच्चे इस खबर से नाच रहे थे, पूछ रहे थे, मम्मा क्या हम उन्हें खाना खिला सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि चिड़िया अपनी माँ का लाया हुआ ही खाना खाती है। हमारे और उनके भोज्य पदार्थ अलग हैं। मेरे बच्चे बहुत बेचैन थे।
वह बुलबुल के बच्चों की देखभाल करना चाहते थे। वह अभी इतने समझदार नहीं थे कि इन चीजों को जान सकें। यह सब उनके लिए कौतुक का विषय था। मेरे बच्चे अक्सर घोंसले के आसपास ही रहते थे। मैंने भी सोचा, क्यों न बुलबुल के बच्चों को देखा जाए। मेरा बचपन भी परिंदों में गुजरा था। शाम के वक्त परिंदों का घर लौटना अच्छा लगता था। परिंदे झुंड में घोंसले की ओर लौटते थे। बुलबुल सुबह से संकरी हो जाती थी। वह उठती तो उसकी कलंगी कांपती। बुलबुल उड़कर आई। उसने बच्चों के मुंह में चारा डाल दिया। बच्चे खुशी से चहचहाने लगे। बुलबुल ने अपने पंख बच्चों के चारों ओर लपेट लिए। मुझे लगा कि वह बच्चों को उड़ना सिखा रही है। घोंसला छोटा था। उसमें 3 बच्चों के लिए काफी जगह नहीं थी। वे एक दूसरे के ऊपर लदे हुए थे। मेरा मन हुआ कि एक बड़ा घोंसला बनाकर उसमें बच्चों को रख दूं। लेकिन चिड़िया अपने बनाए हुए घोंसले में ही रहती है। यह बात मैंने अपनी माँ से जानी थी जब मैं छोटी थी। मैं घोंसले की निगरानी कर रही थी कि मेरे बच्चे आ गए और बोले, मम्मा, छिप छिप कर क्या देख रहे हो? बेटा, मैं अपने बचपन के दिन याद कर रही हूँ। आपने अपने बचपन में बुलबुल देखी थी? मैंने बुलबुल के अलावा कई परिंदे देखे हैं बेटा। क्या वे अब भी आपके गांव में होंगे? नहीं बेटा, बहुत से परिंदों की प्रजातियां खत्म हो गई हैं। ऐसा क्यों है मम्मा? इसका जिम्मेदार आदमी है। वह जंगल नष्ट कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है। आखिर परिंदे कहाँ रहेंगे? मेरे बेटे के अंदर अनंत जिज्ञासाएं थी। वह विकट सवाल पूछते थे। मैं चकरा जाती थी। मैं जानती थी कि जिन बच्चों के पास सवाल नहीं होते वे ठीक से विकसित नहीं हो पाते। हम लोग जिस पीढ़ी से हैं उसमें हमें सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। यह आदर्श स्थिति नहीं थी। पीढ़ी के बीच के इस अंतर ने हमें कम कुंठित नहीं किया है, हम उसका खामियाजाना उठा रहे हैं। मैं सुबह जल्दी उठ जाती और पेड़ पौधों में पानी देती थी। अचानक मैंने देखा बुलबुल का एक बच्चा निशब्द पड़ा हुआ है। मैंने उसे हिलाया लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं हुई। मुझे तो काठ मार गया। मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगी? इसके पहले कि बच्चे उठते, मैंने मरी हुई चिड़िया को अखबार में लपेटा और दूर फेंकाई। लौटते समय मेरे पांव भारी थे। दिमाग में उलझन थी। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। बच्चों के उठने का वक्त हो गया था। उठकर वह सीधे घोंसले के पास जाते और हमें आंखों देखा हाल सुनाते थे। आज जब वह घोंसले के पास जाएंगे तो बुलबुल के एक बच्चे को न पाकर तूफान उठा देंगे। मैंने सोच रखा था कि उनसे क्या कहूंगी। मैं यह भी जानती थी उन पर हमारे तर्क काम नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं बरामदे में अखबार पढ़ रही थी। मेरे बच्चे मेरे पास दौड़ते हुए आए। मम्मा, घोंसले में एक बुलबुल का बच्चा नहीं है। कहाँ गया? उड़ गया होगा बेटा। अभी तो उड़ने लायक नहीं हुआ था। अगर ऐसा है तो 2 बच्चे भी उड़ जाने चाहिए। उनके तर्क में दम था। बेटा, जो बच्चा उड़ा है उसके पंख पहले विकसित हो गए थे। कहीं उसे बिल्ली तो नहीं खा गई? ऐसा नहीं है बेटा, घर में बिल्ली कहाँ आती है। मेरे बच्चे उदास हो गए जैसे उनका कोई अपना बिछुड़ गया हो। इसके आगे कुछ बोलने की इच्छा नहीं थी। ज्यादा बोलती तो मैं फंस जाती। मैं उन्हें समझाने में लग गई। मैं भी अंदर से उदास थी, लेकिन अपना यह भाव उनके सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। दिन बीतते गए। बच्चे बुलबुल के बच्चों के लिए सतर्क हो गए। उन्होंने अपनी चारपाई आंगन के पास लगा ली। वह उन बच्चों को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे। उसके इस अभियान में हम उनके मददगार थे। एक दिन बच्चों ने पूछा, मम्मा पापा, क्या हम इन बच्चों को घर के भीतर रख सकते हैं? नहीं बेटा, इससे बच्चों की माँ परेशान हो जाएगी। उन्हें घोंसले के भीतर न पाकर दुखी होगी। 1 हफ्ते के भीतर ही दोनों बच्चों के पंख उग आए थे। वे घोंसले से उतरकर जमीन पर फुदक रहे थे। मेरा बेटा उन्हें फुदकते देख रहा था। कभी वह उन्हें हथेली पर उठा लेता। बच्चे फुदकते हुए उसके कंधे पर बैठ जाते थे और अपने पंख फड़फड़ाने लगते थे। वे उड़कर स्कूटर, साइकिल पर बैठ जाते थे। मैंने उनके कई फोटो लिए, उनके कई वीडियो बनाए, उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया। उसे खूब लाइक मिले। दोस्तों ने मोबाइल से काफी बात की। मैं सोचती कि बच्चे बड़े होकर उड़ जाएंगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं उन्हें इस स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रही थी। बुलबुल के बच्चे अब घर के भीतर फुदक रहे थे। इसी बीच एक हादसा हो गया। बुलबुल का एक बच्चा लापता हो गया। मैंने पूरा घर खंगार डाला लेकिन बच्चा नहीं मिला। दरअसल वह दीवान खाने से उड़कर खिड़की के पास पहुंच गया था। बुलबुल का जोड़ा उसके साथ किलोल कर रहा था। दूसरा बच्चा वहां उड़कर पहुंच चुका था। बच्चे उड़ने का अभ्यास कर रहे थे।
यह तय था कि यह अगले हफ्ते उड़ जाएंगे। मैंने कहा, बेटा अब ये बच्चे उड़ने लायक हो गए हैं, उड़ जाएंगे तो उदास न होना। पापा क्या ये फिर हमारे आंगन में आते रहेंगे? नहीं, अब ये जंगल पहुंच जाएंगे, वहां पेड़ों पर रहेंगे, नदी के पास जाएंगे, वहां उनकी बहुत बड़ी दुनिया है, तमाम तरह के परिंदे हैं, जंगल उनका घर है, यहाँ उन्होंने अस्थायी निवास बना रखा है। एक हफ्ते समझाने के बाद बच्चों को मैंने मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। मैं यह भी जानती थी कि परिंदों के जाने के बाद घर सूना हो जाएगा। परिंदों की फितरत में उड़ना ही होता है। परिंदे क्या, एक दिन आदमी भी उड़ जाता है, फिर नहीं लौटता। बेटी की बात छोड़िए, मुझे भी बुलबुल के बिना अच्छा नहीं लगेगा। बुलबुल के साथ मैं अपना बचपन जीने लगी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते, बच्चों के चेहरे पर बिछोह की परछाई लंबी होती रहती थी। वह दिन आ गया जब दोनों बुलबुल के बच्चे उड़ चुके थे। हम उन्हें अपने सामने उड़ता हुआ नहीं देख पाए थे। उनके उड़ने के साथ बच्चों की खुशी उड़ चुकी थी। मैंने जीवन में उड़ने की कई क्रियाएं देखी थी, लेकिन यह क्रिया काफी तकलीफ देह थी। बुलबुल के घोंसले के पास हम और मेरे बच्चे दोनों बैठे थे। बच्चों को उम्मीद थी कि बुलबुल के बच्चे फिर आएंगे, थोड़ी देर के लिए बाहर गए होंगे। काश ऐसा होता। हमेशा ऐसा होता है, सपने देखने की उम्र में सपने ज्यादा टूटते हैं। उसके बाद मैंने जाना उड़ना क्या होता है। मेरे साथ इस मर्म को मेरे बच्चे भी महसूस कर रहे थे। क्रिसमस ट्री पर टंगा हुआ घोंसला धीरे धीरे हवा में हिल रहा था। वह उदास और बेजान था। हम सब उसे दुखी होकर देख रहे थे। अब मैं भी अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। पहला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।